नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे चीज़ें यानी कि वाटर और मिनरल्स और फूड वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। जो रूट्स होती हैं, रूट से वाटर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, फूड आपका लीव्स बनाती हैं, वो फूड आपका लीव से किस तरह से प्लांट के सभी पार्ट्स को पहुंचाया जाता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू है, सबसे पहले लिखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, लाइक हेडिंग लाइक लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे लिखा है वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस साइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन लाइक लीव्स। तो हमने पहले पढ़ा था कि भाई लीव्स के अंदर किस तरह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे CO2 जो है अंदर आती है, कैसे O2 बाहर निकलती है और फूड बनाते हैं प्लांट। And the other kind of raw material needed for the building plant body will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. तो जो प्लांट के लिए जो सोर्स होता है मिनरल्स का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और सब का, वो आपका सोयल होती है। सोयल से प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू और हर एक पार्ट को पहुंचाता है। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, and namely roots. यानी roots का काम होता है कि root will absorb that particular substances from the soil with the help of the water or due to the absorption. And if the distance between soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse. देखो ये बात कर रहे हैं इस बारे में कि अगर भाई मान लो कि अगर आपका छोटा प्लांट हो, छोटी सी मतलब थोड़ी दूर तक जाना हो, तो ऐसे केस में अगर थोड़ी दूर तक पहुंचना हो तो ऐसे केस में जो चीज़ें होती हैं वो इजीली डिफ्यूज होकर भी जा सकती हैं। जैसे कि डिस्टेंस कम हो तो एक सेल से अगर जिस सेल में ज़्यादा है उस सेल से दूसरी किसी कम सेल में चली जाए, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा है उससे कम सेल में पहुंच जाए, उससे आगे फिर उससे आगे फिर उससे आगे ऐसे मूव करती रहेंगी। तो ये थोड़ी दूरी तक ही हो सकता है, ज़्यादा दूरी तक ये हो नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो प्लांट्स होते हैं मतलब बहुत टॉल होते हैं, लाइक उनकी हाइट होती है 400 फीट या उससे भी ज़्यादा प्लांट ऊंचे होते हैं। तो ऐसे में डिफ्यूजन ओनली ये काम नहीं कर सकता कि वो चीज़ों को ऊपर तक पहुंचा दे। तो यहाँ लिखा है कि बट इफ द डिस्टेंस these distance become large because of the change in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. अब देखो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो रॉ मटेरियल तो चाहिए लीव्स को और एनर्जी चाहिए रूट को, क्योंकि रूट तो अपना खाना खुद नहीं बनाती ना, तो फूड रूट को पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपके अंदर ब्लड का एक काम होता है कि ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द फूड एंड द ऑक्सीजन और गैसेज टू द पर्टिकुलर सेल्स, लाइक इसी तरह यहाँ प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड तो होता नहीं है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से कौन कौन से टिश्यूज में भाग लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है कि एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज। तो देखो प्लांट की जो एनर्जी की डिमांड होती है वो आपकी जितनी तो होती नहीं। आप तो जो है चलते फिरते भागते बोलते मेरी तरह, तो आपको तो इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, जबकि प्लांट आपके खड़े रहते हैं लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। बाकी जो बचा हुआ सामान उनके पास रहता है, बना वो ज़्यादा लेते हैं, तो बचा हुआ जो खाना होता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, ये ध्यान रखना होता है। ज़्यादातर डेड सेल होते हैं सेंटर, तो अगर आप वुडी स्टेम देख रहे हो बहुत बड़ा सा, उस वुडी स्टेम का जो सेंटर होता है उस सेंटर पे आपकी कैसी रहती हैं, डेड सेल्स रहती हैं। यानी प्लांट जो अपना जो लिविंग टिश्यू है उसको पेरिफेरल पर रखते हैं, बाहर रखते हैं, ताकि इजीली उसको गैसेस वगैरह O2 वगैरह डिफ्यूज होकर मिलते रहें। क्योंकि गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के पास कुछ जुगाड़ नहीं होता। प्लांट अपनी गैसेस की यानी अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को हर एक टिश्यू अपना खुद से पूरा करता है, ऐसा नहीं वो कहीं और से ले लेगा। ओके सी, तो प्लांट की जो नीड होती है वो सारे पार्ट उसके अपने खुद में खुद पूरे करता है, मतलब वो हर एक पार्ट को अपनी ऑक्सीजन खुद ही लेता है। ऐसा नहीं कि ब्लड जो है ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम ए पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसा नहीं है।
देखिए एज ए रिजल्ट प्लांट हैव अ लो एनर्जी नीड, डिमांड प्लांट की कम होती है, एनर्जी नीड्स बिल्कुल कम होती हैं, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड द डिस्टेंस ओवर रिच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। जो ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं आपके, जो ऊंचे मतलब लंबी हाइट के प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो भले ही स्लो भी हो, लेकिन वहां तक आपका खाना पानी सब पहुंचाया जाता है प्लांट्स में। तो उसके लिए प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो नीचे लिखा है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स एंड दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। एक काम तो आपका जाइलम से होता है वाटर का कंडक्शन, और फ्लोएम आपकी किसका करती है, फूड का कंडक्शन करती है। यानी लिखा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव एंड वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हमने 9th में देखा था टिश्यूज के बारे में। जरा सा मैं आपको फिर यहाँ इन्होंने तो क्योंकि बताया नहीं टिश्यू के बारे में, मैं आपको जरा सा टिश्यू रिकॉल करा देता हूँ। 2 तरह के टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। लाइक जाइलम को अगर आप देख रहे हो तो जाइलम के अंदर आपको 4 चीज़ें मिलती होती हैं। एक जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो वाटर को कंडक्ट करता होता है, वो वाला पार्ट आपका होता है वेसल वाला पार्ट, और ट्रैकिड वाला पार्ट। ट्रैकिड्स में और वेसल में फ़र्क ही होता है, वेसल्स के जो एंड होते हैं वो बंद नहीं होते। आपकी जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके एंड जो है पॉइंट एंडेड होते हैं, वो जैसे कि किनारों से बंद होते हैं। लाइक आप देख रहे होंगे ये जो ट्रैकिड्स दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, ये बंद है किनारे से, यहाँ से बंद है पॉइंट पे, यहाँ पे देखो। इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट लेटरल होता है, इधर से इधर जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो आपकी जबकि जो वेसल्स होती है ये पूरी परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब इसके किनारे जो खुले रहते हैं, इसमें से वाटर ऊपर जाता है। यानी जाइलम जो रूट से लेकर के जो जाइलम है, स्टेम लीव तक ऊपर तक की जाइलम जो है वो आपस में कनेक्टेड रहती है। अगर नीचे से कुछ जाएगा तो जाइलम वेसल्स के थ्रू जाएगा या फिर ट्रैकिड के थ्रू जाता होता है, ठीक है। जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, उनमें वेसल ज़्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू द ट्रैकिड्स। इसी तरह आपकी फ्लोएम जो होती है उसमें आपके 4 टाइप के टिश्यू मिलते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो, एक तो आपका सीव ट्यूब है, सीव लाइक ये ब्लू वाली ट्यूब लाइक जो दिख रही है आपको, इसको कहते हैं सीव ट्यूब, ये वाली, ठीक है। इसके बराबर में आपको ग्रीन कलर की दिख रही हो कंपेनियन सेल्स होती हैं, दे आर हेल्पिंग सेल्स, ये आपकी सीव ट्यूब की सेल की हेल्प करती होती हैं। और बराबर में इसकी पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती होती है, पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के बराबर में कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल हेल्प करती हैं। सीव ट्यूब आपकी क्या करती होती है, ट्रांसपोर्ट करती होती है फूड को। फूड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हियर टू, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि आपको जानना होगा कि जो आपकी जो फ्लोएम होती है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो दिखाती है, दोनों दिशाओं में मूव करता है खाना इसमें ना, लेकिन पानी केवल ऊपर चढ़ता होता है। तो फ्लोएम में आप एक बार और यहाँ भी देख सकते हो, एक सीव ट्यूब है, बराबर में कंपेनियन सेल है, कहीं कहीं पर बीच में इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, इसको कहते हैं सीव प्लेट। ये आपकी सीव प्लेट होती है, जाली जैसी लगी होती है, इसी वजह से इसको सीव कहा गया है। सीव मतलब छलनी, छलनी जैसा मतलब इसमें होता है, तो इसलिए इसको सीव प्लेट कहते हैं। और पैरेन्काइमा का काम वो होता है फूड को स्टोर करना। तो अभी हम देखते होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, वाटर आपके प्लांट में कैसे ऊंचाई तक चढ़ता होता है, फिर हम फूड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो पहले आप देखो वाटर का ट्रांसपोर्ट। वाटर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपका वाटर कहाँ पे रहता है, रूट में रहता है, और सॉरी सॉइल में रहता है, और वहाँ से रूट में जाना होता है। तो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा है कि भाई अगर मान लो ये आपकी, ये मैं रूट हेयर की जो सेल्स है, रूट की एपिडर्मिस की सेल्स बना रहा हूँ, और इसमें मान लो ये रूट हेयर है, क्योंकि आपको पता है कि रूट की खास बात होती है कि रूट्स में रूट हेयर होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारी सेल्स होती हैं इस तरह से, कॉर्टेक्स है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। लाइक पीछे तक जाएगा ये यहाँ तक, यहाँ और सेल्स होती हैं, उनको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है सेलुलर लेयर, उसके बाद यहाँ पर होती है जाइलम, ठीक है। यहाँ जाइलम है, जाइलम की सेल्स हैं। तो पानी को ना यहाँ सोयल से जाइलम में पहुँचना है। पहला प्रायोरिटी क्या है, वाटर विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोयल टू द जाइलम। अभी देखिए ऐसा है, आपको 9th क्लास में कॉन्सेप्ट बनवाया गया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो था ये कि भाई ऐसा है कि अगर मान लो किसी सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाए, हाइपरटोनिक यानी सॉल्ट यानी मिनरल ज़्यादा हो जाए, सॉल्ट सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, तो पानी भाई अपने आप बच्चों बाहर से अंदर चला जाता है, खुद ब खुद फॉलो कर लेता है और ऑस्मोसिस हो जाती है। क्योंकि वाटर जा रहा है तो ऑस्मोसिस कहेंगे, है तो वो डिफ्यूजन ही, but osmosis is a type of diffusion in which the water will move from their low high concentration to the
लो कंसंट्रेशन। तो इफ आई लेट यू नो दैट कि इनसाइड में हाइपरटोनिक कंडीशन बनी हुई है, अगर अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो भाई हाइपरटोनिक कंडीशन को फॉलो कौन करेगा? वाटर। तो बाहर हाइपोटोनिसिटी होगी तो पानी अंदर चला जाएगा। अब अगर हम कहें कि रूट हेयर जो होते हैं हमारे, रूट हेयर जो हमारे ये हैं रूट हेयर्स, इनमें जबरदस्ती का एक्टिवली, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्टिवली, इस बात को ध्यान रखना, एक्टिवली मतलब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट तब होता है जब एनर्जी का यूज होता है। अगर आप किसी को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर भेज रहे हो तब, तो आपके जो रूट हेयर्स हैं इनमें मिनरल्स हैं पहले ही ज़्यादा, ठीक है, और सोयल में आपकी मिनरल कम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सोयल में मिनरल कम है, रूट हेयर में मिनरल ज़्यादा है, तो भाई पानी जो वो मिनरल्स को, और मिनरल्स अगर आपको अंदर भरने पड़ेंगे तो वो आप एक्टिवली भरोगे, यानी उसमें एनर्जी खर्चा होगी, एटीपी लगेगा, एटीपी का खर्चा होता है। एंड मिनरल्स विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोयल टू द रूट हेयर। पहले रूट हेयर में मिनरल जाएंगे एक्टिवली, और जब अंदर मिनरल ज़्यादा हो जाते हैं तो भी मिनरल भेजने ही होते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि वाटर फॉलो करे, वाटर आपका बाहर से अंदर जाए, आप यही चाहते हो। वाटर अंदर हमेशा ही कंटिन्यू तब जाता रहेगा अगर अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही बनी रहेगी। अगर मिनरल की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा नहीं है अंदर, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। और अंदर ज़्यादा रखनी कैसे है? तो बाहर से अंदर भेजने पड़ेंगे। अब बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। और अगर मिनरल अंदर कम हो जाते हैं तो फिर पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी तो एनर्जी से नहीं जाता है, डायरेक्ट फॉलो करता होता है ओस्मोसिस को। तो होता यहाँ ये है, प्राइमरी बात है, पानी अंदर पहुंच जाता है क्योंकि अंदर मिनरल ज़्यादा है। अब पानी जो है वो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं ऐसे चलता रहता है और फाइनली जाइलम तक रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। मान लो पानी अब जाइलम में पहुंच गया, फिर जाइलम में एक सेल से आगे फिर वेसल्स में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, पानी धीरे 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 जाएगा। लेकिन होता यार ये प्रॉब्लम है कि ये इस तरह वाटर का मूवमेंट है, एक टाइम पर जाकर के रुक जाता है, उसके बाद ही नहीं चल पाता है, क्योंकि धीरे धीरे ना वाटर में सोल्यूट ऐड होते रहते हैं। जितने ज़्यादा सोल्यूट ऐड होते रहेंगे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा वाटर का, फिर ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और पीछे कोई प्रेशर तो लग नहीं रहा है इतना ज़्यादा कि ऊपर चढ़े, रुक जाएगा ना एक डिस्टेंस पे जाकर के। लेकिन जिस भी प्रेशर से जितनी भी ऊंचाई तक ये चढ़ा है, डिफ्यूजन से चढ़ा है ना, ऑस्मोसिस से चढ़ा है ना, तो जहाँ तक भी चढ़ा है जिस प्रेशर से, उस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। तो रूट जो प्रेशर लगा रही है, मतलब ड्यू टू द डिफ्यूजन, वो रूट प्रेशर है। और उसके कारण पौधों में पानी कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है, कुछ डिस्टेंस तक ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद ऊपर जाना है, ले जाना है, क्योंकि प्लांट तो आपके बहुत हाइट के होते हैं, अगर उसके बाद ऊपर ले जाना है तो भाई प्लांट में पानी को ऊपर से खींचना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक दूसरा मैकेनिज्म है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि इन जाइलम टिश्यू वेसल्स tracheids of the root stems and leaves are interconnected, sub-interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant. At the root cells in contact with the soil actively take up ion. ध्यान रखना, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट लिखा है कि रूट के लेवल पर सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली आयंस को ले लेती हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सोयल। तो ये क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है रूट में और सोयल में। उसी डिफरेंस के कारण वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, पानी रूट में आएगा। एंड फ्रॉम द सोयल एलिमिनेट दिस डिफरेंस एंड दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। भाई इसका मतलब ये है कि रूट की जो जाइलम है उसमें लगातार पानी जाता रहेगा, क्योंकि भाई रूट हेयर्स आपके ये हैं, इनमें पानी अगर आ रहा है और इनमें आपने आयन तो डाल ही दिए हैं बाहर से, आयन आप भर रहे हो उसके अंदर लगातार एक्टिवली, तो पानी जो है एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तीसरी सेल से चौथी सेल, पांचवी सेल, ऐसे जाता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा, ठीक है, पीछे जाता रहेगा। अब आप देखो एक डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो थोड़ी सी कि क्या है, किस तरह से मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। पूरा हम प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो लाइक आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रूट हेयर दिखाया है, रूट हेयर में आपका पानी जाता हुआ दिखाया है, वाटर यहाँ से मूव कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो तो आपको पता चल गया कैसे जा रहा है, क्योंकि एक्टिवली इसके अंदर आयन भरे गए हैं, हाइपरटोनिक हो गया है, पानी जो है एक सेल से दूसरी सेल जा रहा है। देखो कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल्स के बाद जाइलम में वाटर पहुँच गया है। फिर जाइलम जो है ऊपर दूसरी जाइलम से कनेक्टेड होती है, स्टेम की जाइलम से ऊपर पानी चढ़ रहा है। लेकिन भाई बच्चों होता प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ थोड़ी ऊंचाई तक जा करके ना ये रुक जाता है,
थोड़ी डिस्टेंस पे जा करके रुक जाएगा, यहाँ पर पहुँच के रुक जाएगा, इसके बाद ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। क्यों नहीं चढ़ पाएगा? क्योंकि इसका जो प्रेशर है पोटेंशियल वाटर का वो कम हो जाएगा। यहाँ से जो चढ़ रहा था ये रूट प्रेशर के कारण चढ़ रहा था। रूट प्रेशर मतलब वही डिफ्यूजन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसके कारण चढ़ रहा था ऊपर तक। अब तो ये ऊपर तब जा सकता है अगर इसको ऊपर खींचा जाए, ठीक है। तो जब यहाँ लीव्स होती हैं, जब आपका प्लांट तो हमेशा ही ऊंचा थोड़ी होता है, पहले छोटा होता है, तो छोटे प्लांट में भी तो आपकी लीव्स होती है ना, तो उन लीव्स से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है। ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन एक मॉलिक्यूल वाटर का आपका लीव्स की जो सेल्स होती हैं, आपको अंदर दिख रही हैं सेल्स, इनको कह रहे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन सेल्स के नीचे जो स्टोमेटा दिख रहे हैं, इन स्टोमेटा से आपका जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन होकर बाहर निकलता है, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर बाहर निकलता है। और आपको पता है, अगर मैं दिखाऊं जाइलम की ट्यूब, अगर मैं कहूँ कि ये जाइलम की ट्यूब है, ये आपकी जाइलम की ट्यूब है, तो इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं आपके, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भाई इनमें ना आपस में बॉन्ड्स होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और साथ में ये जाइलम की दीवारों से भी जुड़े होते हैं। तो दो तरह के फोर्स यहाँ काम करते हैं, एक कोहेसिव एक तो होते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स तो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो दीवार है उसके बीच में जो होते हैं वो होते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स, तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव एडेसिव। कोहेसिव वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, अब इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं पूरा ट्यूब में, पाइप में, जैसे कोई कॉलम खंबा खड़ा होता है ना, ऐसे पानी खड़ा होता है। अब जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है ट्रांसपायरेशन में, तो पिछले वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचता है। यानी जितने भी मान लो 1000 लाख पत्तियां हैं जितनी प्लांट के ऊपर, उन सब में से इतने स्टोमेटा हैं, उनमें से ट्रांसपायरेशन होता है। उसके बाद जो पीछे से पानी खींचेगा वो सारा प्रेशर जो है जाइलम पर लगेगा, लीव्स की जाइलम पे लगेगा, ये पीछे स्टेम की जाइलम पे लगाएंगे। तो मतलब मेन स्टेम की जो जाइलम है उसके ऊपर सकिंग प्रेशर लगेगा, मतलब प्रेशर का डायरेक्शन जो रहेगा वो यूं रहेगा, ऊपर की साइड पे प्रेशर, सकिंग प्रेशर लगेगा, वो निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, निगेटिव प्रेशर होता है वो एक तरह का, मतलब खींचने वाला प्रेशर निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव प्रेशर लगेगा इसकी वजह से, ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन की वजह से पूरे स्टेम की। और पानी फिर आपका जमीन से ही खींच लिया जाएगा, आप ये ध्यान रखना। फिर ये आयन वायन का चक्कर खत्म हो जाता है, आयन आएंगे, वाटर आएगा, ये कुछ खत्म हो जाता है, तो सीधा पानी जमीन से ही खींच लेगा प्लांट। इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ट्रांसपायरेशन पुल लगता है। तो ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल, तो पूरी थ्योरी जो बनती है वो थ्योरी है कोहेसिव एडेसिव ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। उसकी वजह से पानी, यानी जो सेल्स में भरा हुआ होता है एसेंट, उसको कहते हैं सैप, सॉरी, जो सैप होता है वो ऊपर चढ़ता है, और थ्योरी होती है एसेंट ऑफ सैप। ये आपको जाननी नहीं है, आपको जानना है कैसे पानी चढ़ता होता है। तो समझ गए, नीचे से लगता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर आपका कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव। आपका लगता है ट्रांसपायरेशन पुल, वो है आपका निगेटिव प्रेशर ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। और प्लांट में पानी ऊपर लंबी हाइट के प्लांट में भी चढ़ जाता है। तो ये तो था वाटर का मूवमेंट। इसके बारे में इन्होंने देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ कि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट शो करती है फ्लोएम, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है कि, ये तो हमने पढ़ लिया, ऊपर का लिखा है, हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट। यानी जो ये प्रेशर है, रूट प्रेशर, ये इतनी ऊपर तक नहीं चढ़ा पाता। उसके लिए क्या तरीका है, दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, एंड द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द लीव सेल्स, ठीक है ना, लीव की जो सेल है, और फिर जाइलम वेसल जो होती है उससे निकाला जाएगा। in leaf, and in fact evaporation of water molecule from the cell of leaf create a suction pressure। suction मतलब वही निगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ। उस निगेटिव प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो सारा इनॉर्मस प्रेशर क्रिएट होता है वो तुम्हारा स्टेम की जाइलम पर लगता है, और फिर वो रूट की जाइलम तक प्रेशर लगता है, और पानी जो है नीचे से खींचता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपायरेशन। तो ये तो कुछ नहीं है, इसको तो ट्रांसपायरेशन कहते हैं, आपको पता ही है। आपसे पूछेंगे बोला ट्रांसपायरेशन क्या है, तो बता देना क्या है, एक नंबर का सवाल है। देखा, द ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, एंड इन इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठंडा भी रखता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट को ठंडा रखता है। एंड द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट।
रूट प्रेशर का इफेक्ट रात को ज़्यादा होता है। भाई सीधी बात है ना भाई, रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होता ना, तो जब रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो क्या होगा, यही होगा ना, मतलब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो आपका क्या लगेगा, रूट प्रेशर लगेगा। तो रात को जितना भी पानी चढ़ता है वो ट्रांसपायरेशन से थोड़ा चढ़ेगा, वो रूट प्रेशर से ही चढ़ता है, ठीक है ना। अभी तो नहीं चढ़ सकता ना, क्योंकि रात को तो ट्रांसपायरेशन नहीं होता, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन at the transpiration pull become the major driving force. During the day when the stomata are open, the transpiration pull become the major. तो दिन में तो transpiration pull जो लगता है वही ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है। अच्छा, रात में एक बात ध्यान रखना, रात में जो लंबी ऊंचाई के प्लांट होते हैं उनमें ऊपर तक पानी नहीं चढ़ता, छोटे हाइट वाले जो है उनमें चढ़ता है। बस रात में ये होता है, लंबे वाले प्लांट में पानी जो है वो नीचे नहीं गिर जाता, ऐसा नहीं कि वो उसका प्रेशर नीचे से लगा रहता है, रूट प्रेशर जो पानी को नीचे नहीं गिरने देता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दिन के समय भैया ट्रांसपायरेशन पुल लगता है, रात को लगता है रूट प्रेशर, वो लगता ही रहता है। दिन में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल ज़्यादा ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। So far we have discussed the transport of water and mineral in plant. Now let us consider how the product of the metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves and where they are formed to other part of the plant. This transport of soluble, ये ध्यान रखना, आपसे अगर ट्रांसलोकेशन पूछा गया तो आप बताओगे फूड का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। फूड के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और एमिनो एसिड वगैरह और भी चीज़ें, मतलब हार्मोन, एमिनो एसिड, उनको भी ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फ्रूट। जहाँ प्लांट स्टोर करता है वहाँ पर इसको भेजा जाता है, रूट में, फ्रूट में, सीड में, इनमें स्टोर किया जाता है। तो वहाँ फ्लोएम क्या करती है, खाना भेजती रहती है, क्योंकि प्लांट को खुद तो ज़्यादा यूज नहीं करना होता, बना लेता है ज़्यादा, तो फिर स्टोरेज ऑर्गन को ही भेजेगा। लिखा है द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब में होता है, आपको बताया कि सीव ट्यूब जो है वो फ्लोएम का पार्ट है, उसका काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है किसका, फूड का। एंड विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल, तो आपको पता है उसके बराबर में कंपेनियन सेल होती हैं, वो उसकी हेल्पिंग सेल्स होती हैं। दे विल कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता पर लिविंग होती है, कंपेनियन सेल का काम होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल करे, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है। तो एक बार पहले जरा सा ट्रांसपोर्ट इसका समझ लो, फिर हम जो पढ़ देते हैं लिखा क्या है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा है, आप ये समझिएगा कि आपकी जो फ्लोएम है, फ्लोएम में मेन कंडक्टिंग पार्ट जो है वो आपका सीव ट्यूब है, और जस्ट सीव ट्यूब के बराबर में आपकी कंपेनियन सेल होती है। अगर हम लीफ के लेवल पर बात करें, लीफ जहाँ हमारी होती हैं उस लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लीफ की सेल होती है, जो फूड बनाती होती है, वो भी होती है, उनको हम सोर्स सेल कहते हैं। दे विल मेक द फूड, ठीक है। तो अब सोर्स सेल जो आपकी फूड बना रही होती है, फूड बनाने के बाद उसको वो खाना कहाँ भेजना होता है, सीव ट्यूब में भेजना होता है फाइनली, वहीं से वो जाएगा इधर उधर जहाँ भी जाएगा। तो पहले तो फूड आपका कंपेनियन सेल में आएगा, ठीक है। देखो, तो ये खाना जो लीफ से इसमें आएगा फाइनली उसको सीव ट्यूब में आना होता है। अब कंपेनियन सेल में पहले फूड आ गया, आप ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट जरा सा है बस, वही आपको समझा देगा सारी चीज़ें। अब आपका फूड ना इसके अंदर भेज दिया गया, किसके अंदर, फ्लोएम के सीव ट्यूब के अंदर। अब ऐसे समझना, पहले इसके अंदर फूड है तो यहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊँ, ये आपकी सीव ट्यूब है, इसमें आपका सोल्यूट ज़्यादा हो गया है क्योंकि इधर से आया है सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा हो गया है सोल्यूट। जब सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बराबर में जाइलम है, तो जाइलम से पानी चला जाएगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। जहाँ सोल्यूट ज़्यादा, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो वाटर विल फॉलो, पानी जाइलम से जाएगा कहाँ, यहाँ पर जाइलम से पानी कहाँ जा रहा है, सीव ट्यूब के अंदर जाएगा, और फिर यहाँ एक सॉल्यूशन बना शुरू हो जाएगा, पानी आने से सॉल्यूशन बनेगा। फिर वो सॉल्यूशन जो है उधर जाने लगेगा जिधर कम प्रेशर है। यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर उस खाने को, उस सॉल्यूशन को उधर जाने के लिए फोर्स लगा देगा जिधर वो नहीं है। लाइक नीचे या ऊपर जहाँ फूड नहीं है, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम है,
उन स्थानों पर भेजा जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा शायद थोड़ा सा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, ये आप समझने की कोशिश करना। सेल से अंदर की बाहर की तरफ लगता है। अगर ये मान लो सीव ट्यूब बंद होती ना पूरी की पूरी, तो थोड़ी देर बाद ये क्या करता, पानी लेना बंद कर देता, ठीक है। लेकिन अभी तो खुला है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो उसको फूड को ऊपर नीचे ले जाएगा। अगर आप चाहते हो कि खाना लगातार कॉन्टिन्यूअस जाता रहे और पानी भी कॉन्टिन्यूअस आता रहे, तो हमें यहाँ सीव ट्यूब के अंदर सोल्यूट बनाए रखना पड़ेगा। सोल्यूट बनाए रखना पड़ेगा मतलब हमेशा हमें यहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे, अगर यहाँ पहले ही हाइपरटोनिक है, तो मैं इधर से जब भेजूंगा सोल्यूट और कंपेनियन सेल से, तो मुझे एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लो टू हाई भेजूंगा, ठीक है। तो लोड करना, फ्लोएम का लोड होना, एक्टिव है, एनर्जी लगती है उसमें, डिफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट एक्टिव है, ठीक है ना। अगर इफ़ यू वांट के वाटर लगातार आता रहे, सॉल्यूशन बनता रहे, जाता रहे, तो मतलब यहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन बनाए रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कंपेनियन सेल लगातार आपकी एटीपी खर्च करती रहेंगी, और लो कंसंट्रेशन जो कंपेनियन सेल में है उससे खाना जो भेजा जाएगा वो आपका यहाँ हाई कंसंट्रेशन पे सोल्यूट भेजेंगे, फिर वाटर आएगा, फिर सॉल्यूशन बनेगा, फिर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे जाने पर देखो, उसमें से अगर मान लो अनलोड कर लिया जाए सोल्यूट, रूट में सिंक में जहाँ स्टोर होता है वहाँ उतार लिया जाए फूड उसमें से, तो उतारने के टाइम पर भी वहाँ एक्टिव एटीपी लगा करके एनर्जी खर्च करके उतार लेते हैं। कई बार बिना एनर्जी के भी आ जाता है बाहर। तो जब इसमें से फूड निकल जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा वाटर, एंड दैट वाटर विल मूव अगेन टू द जाइलम, क्योंकि जाइलम में यहाँ अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ मिनरल्स भी होंगे और इधर केवल वाटर रह जाएगा फ्लोएम में। तो फ्लोएम का वाटर उधर चला जाएगा जाइलम में, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूशन की, क्योंकि ड्यू टू द मिनरल ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रखी होगी। यहाँ वाटर है और ये लगातार कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, चलता रहता है प्रोसेस लगातार। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ एनर्जी का मूवमेंट है। वहाँ तो मतलब ऐसा था कि जब ट्रांसपर्शन पूल लग रहा था तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ज़मीन में से खींच रहा था ना पानी, वहाँ तो सिंपल फिजिकल फोर्स था, फोर्सेस थे। तो यहाँ लेकिन क्या है, एक्टिव है, लोडिंग भी और अनलोडिंग भी। अनलोडिंग करोगे तो खाना बाहर निकल जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और जो पानी होगा वापस से जाइलम में चला जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, इतना ज़्यादा आपको बताया भी नहीं है इन्होंने, तो थोड़ा बताया, एक बार उसको देख लो आप क्या लिखा हुआ है। लिखा है अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by the utilized energy. क्या यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी। In material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। देखो ध्यान से पढ़ना, सुक्रोज इन जो फूड है वो आपका ट्रांसफर होगा फ्लोएम टिश्यू से एनर्जी लेकर के। लोडिंग में एनर्जी लगती है, चलने में एनर्जी नहीं लगती, लोड होने में लगती है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जब फूड सोल्यूट आपका, जब सोल्यूट आपका सीव ट्यूब में आएगा, तो सोल्यूट आपका सीव ट्यूब में आने पर क्या कर देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। सोल्यूट आपका सीव ट्यूब में आकर के ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जाइलम का पानी उसमें आना शुरू हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है वाटर उसको फॉलो करता है। अगर ओपी अंदर हाई है, बाहर कम है, तो पानी अंदर जाएगा, लाइक इस तरह से होता है। देखा, दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा फिर वो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो आपके सॉल्यूशन को उन जगहों पर ले जाएगा जहाँ पर लेस प्रेशर वाली जगहें होती है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट, मतलब जब पत्ते होते हैं प्लांट के ऊपर तो वो शुगर्स को रूट में स्टोर कर लेता है, और जब गिर जाते हैं तो फिर रूट से ले लेते हैं। तो मतलब रूट जो है एक बार तो सिंक बनती हैं जब स्टोर करती हैं, और सोर्स भी बन जाती हैं ऑटम में। जब ऑटम सीजन होता है तो फिर प्लांट जो है वो उसको वहाँ से उठा लेता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये था आपका प्लांट का ट्रांसपोर्ट। यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।